गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग प्रिया, ये टिल्लू एंड नेहा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। साक्षी भी आ गई भाई, प्रियंका है ना, और कौन है भाई? कानाक्षी और प्रांजल, भव्या, आशीष, प्रिया कंवर, रवि, वाह भाई वाह, सब पहुंच गए भाई हैं। चलिए साहब, तो ये बताएं बेटा कि जो इससे पहले अपन ने किया था उस टॉपिक तक में कोई दिक्कत तो क्लियर करो बेटा। राम 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 हो गया। गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एक का नाम में ना मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो। CS2Br, CS2Br। सही है। यस सर। अब देखो इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है इसे समझो। CH2 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 दोनों Br को हटा दो, यानी ये आपके प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट के हटा दो। हटाने से रेडिकल बाहर आ जाएगा। अब इस रेडिकल को पहचानो, ये रेडिकल अल्फा ओमेगा वाला है। अब अल्फा ओमेगा में हम क्या करते हैं, CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। तो चेक करके देखो कितने मिथाइलिन आ गए। तो मिथाइलिन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 ट्राइमेथाइल। तो नाम बन गया ट्राई मिथाइलिन। और अब आपने जिसको लगाया है उसका नाम आगे जोड़ दीजिए। तो आपने Br लगाया है तो आपका ब्रोमाइड। अब आपकी चॉइस, आपके एग्जामिनर की चॉइस है। कोई आपका डाई लिख भी सकता है, वो डाई नहीं भी लिख सकता, उससे कोई रॉन्ग नहीं होगा। अगर वो बोलता है ट्राई मिथाइलिन ब्रोमाइड तो ओके, और अगर वो बोलता है ट्राई मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड तब भी ओके, क्योंकि आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 ही आएगी। देखो तो ऐसे में ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसमें डाई लगाओ, डाई लगाएगा एग्जामिनर तब भी वो सही माना जाएगा, वो नहीं लगाएगा तब भी सही। सर हाँ जी सर मैंने भी यही नाम दिया था, बट ना बुक में ना प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड ऐसा कुछ दिया है, पता नहीं क्यों। गलत प्रोपेन बोलते बेटा, आप वापस चेक करना, आप गलत पढ़ रहे हो कहीं पर। डाई ब्रोमो प्रोपेन 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, IUPAC है इसका। IUP ये है कॉमन नेम, और जब हम इसका IUPAC सीखेंगे तो IUPAC के टाइम में आएगा लंबी चेन का रूल, और तब आएगा 1,3 डाई ब्रोमो एंड प्रोपेन। कभी भी कॉमन नेम में प्रोपेन नाम नहीं आता बेटा, कॉमन नेम में कभी भी प्रोपेन नहीं आएगा। गलत बोल रहे हो, चेक कर लेना वापस, है कि नहीं? बुक में कॉमन नेम में यही नाम दिया है प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, इसलिए तो मैंने पूछा। प्रोपाइलीन के प्रोपाइल, प्रोपिलीन प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन बोल रहा है। हाँ सर। हाँ तो प्रोपाइलीन ये स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, फिर ये वाला स्ट्रक्चर होगा, वापस चेक कर लेना। इसको बोलेगा वो प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड। आप अपने स्ट्रक्चर में चेक करना, आपने पोजीशन गलत लगा दी, ये वाला स्ट्रक्चर है वो, आप चेक करो देखो बुक में। इसका नाम है प्रोपाइलीन। जो भी देखोगे इसके अंदर जो रेडिकल है वो विसिनल है, तो 3 कार्बन बीच वाले में नहीं लगा है, साइड वाले में लगा है, साइड वाले में। आप चेक करना, अगर ये स्ट्रक्चर हो गए तो ये नाम परफेक्ट, कुछ हो ही नहीं सकता, चेंज ही नहीं है। रूल बिल्कुल फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो सकता। आप चेक हेलो करो, सर। है कि नहीं? सर वो अल्फा ओमेगा वाला है ना, इसीलिए नहीं होगा। है बेटा, अल्फा ओमेगा वाला रूल लगेगा ना उसपे। तो कौन सा वाला? अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा। हाँ अल्फा ओमेगा का रूल लगेगा, बिल्कुल ये अल्फा ओमेगा का रूल। ये कभी भी वहां पर प्रोपाइलिन बोल नहीं सकता। प्रोपाइलिन इसलिए बोलता है बेटा, ये है आपका प्रोपाइलिन। और सर इसमें विसिनल वाला रूल लगेगा। ये विसिनल का रूल लगेगा, बिल्कुल परफेक्टली। बुक में स्ट्रक्चर अल्फा ओमेगा वाला दिया है, लेकिन नेम ये वाला दिया है, गलत है। बेटा किसमें देखा आपने, कौन सी बुक में देखा है? 12th की बुक।
सर 11th हाँ 11th की बुक। एनसीईआरटी नो सर रेफरेंस। रेफरेंस वाले में तो गलती हो सकती है, मिसप्रिंटिंग है। अगर एनसीईआरटी हो तो आइडिया लग जाएगा, एनसीईआरटी में गलती नहीं करेगा, एनसीईआरटी में गलती नहीं करेगा। रेफरेंस बुक में तो गलतियां हो जाती है, कोई भी बुक छापता है थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो हर बुक में 10% 15% गलतियां होंगी। वापस से चेक कर लेना, ये आपको नाम मिल जाएगा, गूगल पे डाल के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। चलो बच्चों, अब कल का होमवर्क, तो मुझे बताओ कल का होमवर्क क्या था? चेक करें बेटा, कल का क्या होमवर्क दिया था? हाँ बेटा, कल का होमवर्क क्या था? किया है क्या? Possible number of compound. C3H8O. कौन सा? Alcohol 3C3H8O. अच्छा, मैंने दिया था C3H8O से पॉसिबल एल्कोहल, यही बोला था। यही क्वेश्चन दिया था कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम C3H8O, यानी C3H8O से कितने अल्कोहल संभव है। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा इसमें जो ट्रिक लगेगी वो ट्रिक आप जानते हैं। सबसे पहले अल्कोहल, तो सबसे पहले OH और फॉर्मूले में C3 है तो ये C3 और सीधा C3 के 2 रेडिकल होते हैं तो आंसर हो गया 2। और जिस बच्चों को प्रैक्टिस करनी हो वो इसके स्ट्रक्चर बना सकता है। वो 2 स्ट्रक्चर क्या है? तो C3 का मतलब प्रोपिल और C3 का मतलब आइसोप्रोपिल, ये 2 रेडिकल हो गए और OH के लगने से ये 2 बनेंगे और आप इसके नाम बोल सकते हो प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आंसर बन गया बेटा। और बोलिए क्या क्वेश्चन है? वेरी गुड, सभी ने लिस्ट देनी शुरू कर दी। 2 4 2 1 2। Sir, primary amines from C4H11N. C4H11N के क्या पूछे थे? Sir, primary amines. केवल प्राइमरी? Yes, sir. अब देखो केवल प्राइमरी पूछे, प्राइमरी अमाइंस, तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन बोलते हैं NH2 लिख दो, इसकी एक ही वैलेंसी बच रही है, इसका मतलब चारों के चारों C4 यहाँ आ जाएंगे। और आपको पता है C4 के टोटल एम्पियर कितने हैं? 4। तो आप देखो इसके 4 आंसर बनेगा बेटा। और मैं आपको नाम भी बोल देता हूँ कौन कौन से, ब्यूटाइल अमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, आइसोब्यूटाइल अमीन और टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक आप बुक बताइए सर। बेटा अभी कोई बुक नहीं करनी है, अभी जब तक अपन बेसिक कर रहे हैं अभी कोई बुक मत लो। ओके सर। अपन जो नोट्स करेंगे ये बनाएंगे यही बहुत है। ओके सर। बुक्स की कोई अभी जरूरत नहीं है, अभी खूब पढ़ो। एनसीईआरटी हाथ में रखो बस, एनसीईआरटी की जरूरत जब पड़ेगी तो बता दूंगा। अभी नोट्स पढ़ते जाओ खूब। अभी एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं अभी? भाई एनसीईआरटी बुक तो रखो अपने हाथ में क्योंकि उसके क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। लेकिन आपको दूसरी रेफरेंस बुक को लेने की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट मत करो। ओके सर। किसी को ढंग से कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके। यस बेटा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? Alkyl bromide from C3H7Br. C3H7 and Br, एल्किल ब्रोमाइड। देखो जैसा बोला वैसे ही, पहले Br, ये रहा Br, ये डैश, मोनोवेलेंट एकल संयोजी, ये तीनों के तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको ध्यान है आपने लिस्ट बना रखी है, C3 के टोटल रेडिकल कितने हैं? 2। तो 2 ही आंसर बनेंगे और 2 के नाम भी बोल सकते हो। ये देखो प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, 2 ही आंसर बनेंगे बस। चलिए नेक्स्ट और बोलिए बेटा। Cyanide from C3H5N. C3H5N, इससे बनाने अपने को साइनाइड्स। तो सबसे पहले जो ये कहता जाए साइनाइड, सबसे पहले साइनाइड बना लो। और साइनाइड होता है मोनोवेलेंट,
अब आप चेक करो, आपका टोटल कार्बन है 3, लेकिन साइनाइड में 1 खर्च हो गया तो बचे आपके 2, और 2 का रेडिकल होता है केवल 1। इसका मतलब इससे सिर्फ एक यहाँ से बनेगा एथिल, और ये जोड़ दीजिए साइनाइड, नाम बन गया कॉमन इथाइल साइनाइड, है ना। और बोलिए ether from C3H8O. यस। अब लेते हैं अपन इसके अंदर ईथर फ्रॉम CH8 एंड O। तो सबसे पहले ईथर बना दो, इसको भी ये बाइवेलेंट है। अब इस 3 कार्बन का बंटवारा कर दो, तो एक तरफ लगाओगे C1 तो एक तरफ लगाओगे C2, और हमें पता है C2 इसका डिसाइडिंग निर्धारित वो पॉइंट है, तो इससे आपका बनेगा सिर्फ A। तो आप चेक करो, C1 का मतलब हो गया CH3, फिर ये आपका ईथर, और ये हो गया C2 का मतलब इथाइल, तो नाम बन गया इथाइल मिथाइल ईथर। केवल एक ही आंसर बनेगा। अब बताइए क्या ये आंसर क्लियर हुआ, यस और नो? सर लास्ट का समझ में नहीं आया सर। क्लियर नहीं हुआ सर। ये वाला, ये लो वापस के एग्जांपल पढ़ाते हैं। ये देखो, ये देखो बेटा, अब आज के बाद जब भी कभी एग्जामिनर आपको ऐसा फंक्शन ग्रुप दे दे जिसमें बाइवेलेंसी हो, यानी कि 2 संयोजकता हो या ज्यादा हो, तो क्या करते हैं, देखो एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया C3H8O, तो सबसे पहले आपने ईथर बना लिया। अब आप दिमाग लगाना शुरू करो, हम इसकी किसी भी संयोजकता पर H नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने H लगाया तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, अल्कोहल। और हमें तो ईथर पढ़ना है, तो दोनों जगह रेडिकल आएंगे, दोनों जगह मूलक आएंगे, लेकिन मूलक बनेंगे टोटल 3 कार्बन से। तो सोचिए, इसका मतलब 3 कार्बन को 2 संयोजकों पर बैठाना है। तो अगर आपने 2 कार्बन यहाँ बैठा दिए, तो आपके 3 कार्बन में से केवल 1 बचा। अब देखो, इस 2 का जो रेडिकल होता है वो 1 होता है, तो इसका रेडिकल बनाओगे तो इथाइल, और इसका रेडिकल बनाओगे तो मिथाइल। और अब आप चेक करके देखो ये O, तो सोचो इन दोनों को भली आपस में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर केवल बना A। अब सोचो, यही फॉर्मूला होता C4H10O। अब एग्जामिनर इसके ईथर बताओ कितने हैं, तो आप क्या करते हैं, नियम के अनुसार पहले ईथर बनाते, ये पहले ईथर बनाते। अब आपके हाथ में कार्बन है 4, तो कितने तरीकों से, जैसे अपन कहते हैं ना पीएनसी, अपन कहते हैं एक तरीके से कि संभावनाएं कितनी है, तो आप इसमें 4 की संभावना देखो। अगर आपने 1 कार्बन यहाँ लगाया तो टोटल 4 में से 3 यहाँ बच गए, एक संभावना। दूसरी संभावना क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी या सेकंड संभावना है कि अगर यहाँ C3 की जगह C2 कर दें तो यहाँ का एक इसमें जुड़ जाएगा तो C2। तो सोचो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज। अब इसकी लिस्टिंग करना शुरू करते हैं। C3 के रेडिकल होते हैं 2, तो देखो इसके 2 स्ट्रक्चर बनने की संभावना है, CH3, देन आपका O, देन इसका मतलब प्रोपिल, और दूसरा बनेगा CH3, ये आपका O, और ये आइसोप्रोपिल। तो ये जो 2 मूलक है ना बेटा, ये मैथिल के साथ 2 बार आएंगे, तो नाम बनेगा मैथिल प्रोपिल ईथर और आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। तो आपका आंसर हो गया इससे 2। अब यहाँ जो यहाँ पर C2 का एक ही मूलक होता है, तो यहाँ केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका एथिल और ये भी आपका एथिल, और ये बन गया आपका ईथर, तो नाम बना डाई एथिल ईथर। तो वापस से अपने क्वेश्चन में चले जाओ, C4H10O से कितने ईथर बनेंगे, तो इससे बनेंगे 2, इससे बनेंगे 1, तो टोटल आंसर 3। अब देखो इसी क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाता हूं। एग्जामिनर बोलता C5H12O से कितने ईथर बनेंगे। जब एक बार समझ में आ जाए तो अपना स्टेप आगे बढ़ाते जाओ। तो अब आप सोचो ईथर कहते हैं 7 8 बोलिए 8। अब आप देखो 5 को बांटो, 5 को कैसे बांटोगे, तो एक तरफ 4 लगाओगे तो एक तरफ 1,
अब 4 के कितने मूलक होते हैं? 8 4 के 8 कैसे होते हैं? नो चार- सर, ये 4 होगा, 4। 4 के 4, तो इसका 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। कौन कौन से? ब्यूटिल मैथिल ईथर, सेकेंडरी ब्यूटिल मैथिल ईथर, आइसोब्यूटिल मैथिल ईथर और टर्सरी ब्यूटिल मैथिल। तो 4 तो ये हो गए। अब दूसरी संभावना देखो, दूसरी संभावना में या C3 कर दो, तो आपका जो यहाँ से एक कम हुआ वो यहाँ जाके जुड़ गया, ये C2 हो गया। अब C3 के कितने होते हैं? 3 दो। सर 2 तो ये 2 बनेंगे। कौन कौन से? इथाइल प्रोपिल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपिल ईथर। क्या अब और नया कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? देखो नो सर। नहीं बन सकता, तो जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 6। इसका मतलब 6 नहीं बन सकता। अब आप देखो, आपको स्ट्रक्चर धीरे धीरे आप सोचो, आप स्ट्रक्चर बनाना बंद कर चुके हो, नाम देना बंद कर चुके हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में फास्ट चल रहा है। सीधे संख्या निकल के आ गई 6। अब अगर एग्जाम में पूछे हो 6 कौन कौन से, तो आप कह सकते हो ब्यूटिल मैथिल ईथर, सेकेंडरी ब्यूटिल मैथिल ईथर, आइसोब्यूटिल मैथिल ईथर, टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर और इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। टोटल 6 के 6 की लिस्ट होगी। समझ में आया कि नहीं? यस सर बढ़ो आगे। यस सर चलिए, तो Yes, आज अपन एक और महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, और उस महत्वपूर्ण नाम का हेडिंग डाल लीजिए आप। ये 18 में इसमें से क्या हेडिंग डालें सर? बेटा बढ़ो आगे। यस सर। यस। अब आप देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो नामकरण की एक और पत्ती करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्युत्पन्न पत्ती। क्या हमने कल व्युत्पन्न पत्ती कर ली थी क्या? नो सर। हाँ, तो नो सर। आज की हेडिंग डालिएगा बेटा, व्युत्पन्न पद्धति। सर इंग्लिश में अभी लिखो बेटा, अभी लिखूंगा। व्युत्पन्न पद्धति, इसको कहते हैं बेटा डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। वो इंग्लिश में क्या लिखा है? नामकरण की व्युत्पन्न पद्धति। ये आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन जो मूलक की तैयारी आपने की है हम उसका फायदा उठाएंगे। एक ट्रिक के थ्रू अपन व्युत्पन्न पत्ती के नाम बनाएंगे। तो पहले परिभाषा समझ लो इसकी क्या है। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो डेरिवेटिव या व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न क्या होता है, दिमाग लगाओ। व्युत्पन्न या डेरिवेटिव का मतलब होता है कंपाउंड्स व्हिच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रूट कंपाउंड, रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड, देयर पेरेंट कंपाउंड। यानी किसी मूल यौगिक से जो उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न बोलते हैं। इसका मतलब इस पद्धति के अंदर हम किसी एक को तो बनाएंगे मूल, एक को बनाएंगे पेरेंट, एक को बनाएंगे रूट कंपाउंड, और बाकी कंपाउंड्स को उस पर व्युत्पन्न या डिराइव करके तैयार करेंगे। तो कैसे बनता है ये सिस्टम, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है compounds which are based upon root or representative compounds। तो आपकी डेफिनेशन होगी इसके अंदर यहाँ पर, कंपाउंड्स विच आर बेस्ड अपॉन रूट, यानी जो, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मैं कहूंगा मूल बोलते हैं जड़ को, तो रूट को अपन बोलते हैं। तो बायो के स्टूडेंट सब समझते हो। तो मूल का मतलब है रूट,
तो मूल या जनक यौगिक से उत्पन्न, ये होता है आपका व्युत्पन्न। तो आज के बाद व्युत्पन्न पत्ती कौन हो गई? ऐसे यौगिक जो कहां से उत्पन्न हो, मूल या जनक। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। हम ये बताने जा रहे हैं कि देखो ये एक सैंपल है और अब हम इसमें कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उस टेक्निक को हम वापस से बनाएंगे। तो मैं आपको एक सैंपल समझाता हूं, देखो समझना कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी एल्काइन, आप जानते हैं एल्काइन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको समझना। ये एक एल्काइन है। अब इस एल्काइन श्रेणी का या इस एल्काइन फैमिली का ये मिनिमम स्ट्रक्चर है और हमने इस मिनिमम स्ट्रक्चर का एक नाम दे दिया एसिटिलीन। इसको एसिटिलीन कहते हैं क्योंकि यहां लगे होते हैं 2 H, तो इसको कहते हैं एसिटिलीन। हिंदी में लिखूं तो इसका नाम है एसिटिलीन। अब एग्जामिनर कहता है कि ये अपनी फैमिली का रूट है, ये अपनी फैमिली का मेन कंपाउंड है। तो सोचिए वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस H को हटा दूं, तो इस H को देखो हमने क्या किया, यहां से उठाया और एक रेडिकल लगा दिया इथाइल। तो सोचो क्या कहता है इस कंपाउंड का नया नाम क्या हो गया? तो कहता है कि इस एसिटिलीन पर ये रेडिकल आके बैठ गया तो इसका नाम आगे जुड़ गया। अब बन गया देखो ये व्युत्पन्न नाम। इसको कहते हैं डेरिवेटिव नेम, यानी व्युत्पन्न नाम वो होता है जो जनक पर आधारित होता है। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल एसिटिलीन। अब आप सोचो अगर कल को पेपर में लिखा हुआ आता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 और एग्जामिनर कहता इसका व्युत्पन्न नाम दो, तो बच्चा क्या करता? सबसे पहले जनक ढूंढता। देखो ये रहा जनक यानी रूट, और इसका नाम तो उसके पास पहले से फिक्स है, कौन है? एसिटिलीन। तो वो पूंछ की जगह पर, टेल की जगह पर एसिटिलीन को लिख देता, जनक को सबसे लास्ट में लिख देता। और अब वो देखता कि इस रूट पर कौन कौन से रेडिकल बैठे हैं। तो यहाँ बैठा हुआ है मैथिल और यहाँ जुड़ा हुआ है एथिल, और अल्फाबेटिकली ई एम से पहले आता है, तो वर्णमाला में ई पहले आएगा। तो लिखने वाला एग्जामिनर लिखेगा इथाइल, मिथाइल और एसिटिलीन। अब देखो इसको कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। अब परिभाषा को वापस से देखो, रिपीट करता हूं मैं। किसी भी श्रेणी का प्रथम सदस्य मूल बन जाता है, रूट बन जाता है, और उस पर मूलकों के लगने से वो व्युत्पन्न पद्धति बन जाती है, व्युत्पन्न नाम बन जाता है। तो जैसे इथाइल एसिटिलीन ये बता रहा है कि पेरेंट तो एसिटिलीन था लेकिन एक H को हटाकर इथाइल आ गया। जैसे कह रहा है इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, तो इसका मतलब कंपाउंड तो एसिटिलीन था लेकिन एक H हट के इथाइल आ गया और एक H हट के मिथाइल। अब हम इसको सीखने का मतलब समझ में कि किसी भी सीरीज या किसी भी फैमिली का फर्स्ट मेंबर रिप्रेजेंटेटिव या रूट बन जाता है, मूल बन जाता है, जनक बन जाता है, और हम उसके H को हटाकर रेडिकल्स को लाना शुरू करते हैं और उस रेडिकल के नाम के साथ पेरेंट का नाम पूंछ की जगह जोड़ देते हैं। तो ये बन जाती है डेरिवेटिव सिस्टम, या इसे कहते हैं आपका व्युत्पन्न पद्धति। अच्छा, माइक की बात चल रही है, तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो अब मैं आपको इसका रिवर्स केस सिखाता हूँ, फिर अपन डिटेल में चलेंगे। रिवर्स केस ये है कि अब की बार आप सर एक सेकंड हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेना था। नहीं, ये अभी वापस आएगा, ये तो केवल मैं आपको सैंपल दे रहा था, फिर पूरा स्टेप वापस आएगा। ये सैंपल है। अब आप देखो मैं समझा रहा हूं, जैसे एक सैंपल को मैंने डाल दिया। अब देखो मेरे एग्जाम में ये नाम लिखा हुआ आ गया, तो आज के वो बच्चा कहेगा ये सब एग्जामिनर ने लिख के दे दिया इथाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे? ये सब एसिटिलीन आपके पास आजकल परमानेंटली फिक्स है, ये होती है एसिटिलीन। अब इस एसिटिलीन में किसी एक वैलेंसी पे किसको बैठा दो? इथाइल। तो ये आपके 2 कार्बन का इथाइल यहाँ जोड़ दो, और जो बाकी जगह बची उस पे H वापस रहने दो, स्ट्रक्चर बनके दिया।
इसी तरीके से अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को हटा दूं, ये देखो ये रिवर्स गियर हो गया समझने का तरीका। अब की बार एग्जामिनर कहता है इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, फिर वही चीज एसिटिलीन कहते ही सबसे पहले ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन याद। अब वो कहता है इथाइल ये 2 कार्बन, वो कहता है मिथाइल ये 1 कार्बन और स्ट्रक्चर पे। इसका मतलब आपका कंसेप्ट बहुत इजी, डेरिवेटिव सिस्टम इन विच कंपाउंड्स आर बेस्ड अपॉन देयर रूट और रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड, अर्थात व्युत्पन्न पत्ती वो पत्ती है जिसमें नामकरण उसके जनक पर आधारित होता है। इसका मतलब यदि जनक पर मूलक जोड़ दिए जाएं तो वो व्युत्पन्न पत्ती कहलाती है। अब आप सोचो, इससे एक एक्सट्रैक्ट निकला, इससे एक सत निकला, इससे एक कंक्लूजन निकला, नटशेल। क्या कंक्लूजन निकला कि सब जब भी आज के बाद व्युत्पन्न नाम बनाने हो राजस्थान रॉयल्स पे काम करो। अब आप कहोगे सर ये राजस्थान रॉयल्स क्या है, तो देखो दिमाग लगाओ, इसका नाम होता है रेडिकल और इसका नाम होता है रूट। आज के बाद जितने व्युत्पन्न नाम आएंगे उसमें रेडिकल यानी कि मूलक जो आप पढ़कर आए थे उसमें जुड़ जाएगा आपका जनक यानी कि रूट। आज के बाद ये तो जोड़ दो, आपका नाम व्युत्पन्न पत्ती का बन गया। अब आप कहोगे सर हमें तो सबके रूट पता ही नहीं, तो अब मैं आपको, क्योंकि ये तो आप पढ़कर आए हो लेकिन ये नहीं पढ़ा, तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा रूट कंपाउंड्स की, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए। अब फिर मैं डिटेल में एंट्री करने जा रहा हूं। अब अपन इसकी डिटेल में एंट्री करेंगे। अजी साहब हो गया? चलिए सर, अब देखो मैं अब इसकी डिटेल शुरू कर रहा हूं। ये लीजिए सर, ये लीजिए बेटा। अब अपन लेने जा रहे हैं इसके अंदर रूट कंपाउंड। क्या होता है रूट कंपाउंड? इसे कहते हैं मूल यौगिक। अब इस रूट कंपाउंड की परिभाषा या डेफिनेशन देने जा रहे हैं। तो रूट, क्योंकि रेडिकल की परिभाषा तो आपको आती है, तो रूट की परिभाषा पर करने जा रहे हैं। तो रूट की परिभाषा है वेरी फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ सीरीज और फैमिली, यानी कि किसी भी होमोलोगस सीरीज का वेरी फर्स्ट स्टेबल मेंबर इज रूट। तो हिंदी में लिख देता हूं श्रेणी। श्रेणी समझते हो ना बेटा, पूरी फैमिली। श्रेणी का प्रथम स्थायी यौगिक, ये कहलाता है आपका रूट। अब मैं आपको ये एक लिस्ट दे रहा हूं ताकि आप चाहो तो इस लिस्ट को रट लो। क्लियर? अब इसको मैं लिस्ट को आपको बताता हूं, इसको रट लो चाहो तो। ये है देखो इसकी लिस्ट। ये है सीरीज, ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ रूट कंपाउंड, और ये है नेम ऑफ रूट। अब मैं समझाता हूं कैसे, देखना। पहला मैंने लिखा है श्रेणी, दूसरा लिखा है मूल यौगिक की संरचना, और ये है मूल यौगिक का नाम। अब बताता हूं कैसे। जैसे मान लो आपने एल्काइन फैमिली उठाई,
अभी पढ़कर आया देखो एल्काइन फैमिली, तो आपको पता है एल्काइन फैमिली का वेरी फर्स्ट मेंबर ये होता है, देखो ये था, और इसका आपने नाम क्या दिया था, इसका नाम दिया था एसिटिलीन। अब आज के बाद जब भी एल्काइन फैमिली आएगी आप कुछ मत करना, इस वाले हिस्से का नाम फिक्स कर दो ये, और यहाँ पर जो रेडिकल जुड़ते जाए उनके नाम आगे चिपकाते जाओ, तो व्युत्पन्न पत्ती का नाम बनता चला। बताऊंगा कैसे, ये अपन एक एग्जांपल से पीछे देख कर आए, फिर दोबारा करेंगे अपन। अब दूसरा लिस्ट पूरी कर लो पहले। अब सेकेंड, जैसे आपने फैमिली ले ली एल्कीन, तो एल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो 2 कार्बन का होता है, उस पे देखो 4 वैलेंसी फ्री होती है, इसका मतलब यहाँ पर 4 रेडिकल लग सकते हैं। और आज के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम हो गया इथाइलीन। तो आज के बाद जैसे अपन एसिटिलीन की पूंछ जोड़ते थे वैसे इथाइलिन की पूंछ जुड़ जाएगी। इसके बाद नंबर 3, मान लो हमने फैमिली ली अल्कोहल। ध्यान रखना डेरिवेटिव सिस्टम में ये 2 ही फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी को अगर आप छोड़ देते हो तो भी चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अल्कोहल और एल्काइन ये 2 फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप देखो अल्कोहल, तो अल्कोहल कहती है, आपको ध्यान है अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है OH। अब इसके साथ जैसे आप पहला कार्बन जोड़ोगे जिसको बोलते हैं अल्फा, तो ये इतना हिस्सा ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ रूट कंपाउंड, और इसका जो नाम है वो नाम होता है कार्बिनॉल। ये नाम बनेगा कार्बिनॉल। अब आज के बाद किसी भी अल्कोहल में जब कार्बिनॉल लिखा हुआ है तो समझ जाना एग्जामिनर डेरिवेटिव सिस्टम दे रहा है। कैसे, एग्जांपल सिखाऊंगा अभी मैं आपको। अब ये लिस्ट बनाना शुरू कर दो केवल। ये मैं ले रहा हूं नंबर 4। नंबर 4 में जैसे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में आप जानते हैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ये देखो CHO, और इसके साथ अल्फा कार्बन जोड़ दो, तो जैसे आप फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन जोड़ोगे ये रूट बन जाएगा, और इन 3 जगह पर रेडिकल आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब आज के बाद इस रूट का नाम क्या है, तो इस रूट का नाम है एसिटल्डिहाइड। अब आप देखो ये लिस्ट में यही रोक देता हूं, क्योंकि अब लिस्ट आप बाद में पूरी करोगे, पहले ये 4 एग्जांपल की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। ये लिस्ट आप नीचे 2-3 और छोड़ देना, तो आप लिस्ट को 2-3 की जगह छोड़ देना, 6 या 7 के आसपास छोड़ सकते हो। जो 2 मेन थे वो मैंने आपको लिखवा दिया, बाकी अभी मैं पूरा कराऊंगा। पहले इसको इतना पैक कर सिखाता हूं इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। पहले इतना स्नैपशॉट कर लीजिए इसको। हो गया? यस। अब देखो इसका एग्जांपल कैसे बनेगा। अब देखना आप इसका तरीका, बहुत ही इजी तरीके से इसके नाम बनाएंगे अपन। आपकी रेडिकल या मूलक की नॉलेज यहाँ काम आएगी। अब देखो आज के बाद जितने व्युत्पन्न नाम आएंगे उन सब के अंदर 2 R आएंगे, R प्लस R। इन दोनों का मतलब क्या होगा समझ लो। इस R का तो मतलब होगा मूलक यानी कि रेडिकल, और इस R का मतलब होगा जनक यानी कि रूट, और इसका नाम है रेडिकल। आज के बाद इन दोनों को जैसे जोड़ोगे, जोड़ते आपका डेरिवेटिव नेम तैयार। अब आपको अभी कैसे, तो देखो समझना, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड OH। एग्जामिनर ने आपको एक अल्कोहल दे दिया और आपसे कहा इसका व्युत्पन्न नाम बनाओ, इसका डेरिवेटिव नेम बनाओ। तो जैसे वो डेरिवेटिव नेम बोलेगा अपने दिमाग में राजस्थान रॉयल्स ले आओ फटाफट, यानी आपको 2 चीजें छांटनी है इसमें से। तो सोचो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन, ये वाला हिस्सा देखो ये, और इसका नाम आपको पता है क्या है? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल। तो इसका मतलब इतने हिस्से का नाम
कार्बिनॉल बन गया परमानेंटली। और अब आप चेक करो जो बच गया वो रेडिकल। अब ये रेडिकल कौन सा था? एथिल कार्बन। एथिल। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आपका नाम तैयार हो गया एथिल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल। ये लीजिए सर, ये बन गया इसका डेरिवेटिव नेम। और देखो आपको प्रैक्टिस करनी हो तो कॉमन नेम आप पढ़कर रहे हो, इसका कॉमन नाम भी जानते हो। कॉमन नेम करते समय क्या करते थे? फंक्शनल ग्रुप अलग कर देते और रेडिकल अलग कर देते थे। तो सोचो इसका कॉमन नेम आप जब कर आए थे तो फंक्शन ग्रुप का तो नाम था अल्कोहल और रेडिकल हो गया देखो CH3 CH2 CH2, तो नाम हो गया प्रोपिल। अब आप सोचो दोनों नाम में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो आज के बाद अगर आप एथिल कार्बिनॉल बोलते हो तो डेरिवेटिव नेम, जब जब ये वाली पूंछ लिखी हुई आएगी डेरिवेटिव नेम, और जब जब बोलोगे अल्कोहल तब तब कॉमन नेम आएगा। तो इसी प्रोपिल अल्कोहल का डेरिवेटिव नेम इथाइल कार्बिनॉल। अब बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ये एक एग्जांपल फिर दूंगा, देखो अब की बार यहाँ देखो आप, ये देखो अब आप इसके दो नाम बना सकते हो, कॉमन नेम और डेरिवेटिव नेम, सामान्य नाम और व्युत्पन्न नाम। बस ध्यान रखो कौन सा नाम देते समय में कौन सा रूल लेना है। आर का रूल होता है डेरिवेटिव का और आर प्लस फंक्शन ग्रुप का नाम होता है कॉमन नेम का। तो मैं याद दिला देता हूं कि जब जब कॉमन नेम बनाना हो आर के साथ एफ लिखा करो, और जब जब डेरिवेटिव नेम बनाना हो राजस्थान रॉयल्स बुला दिया करो, आपके आंसर तैयार। ये लिस्ट याद रखो बस। अब देखो जैसे अपने को कॉमन नेम बनाना है तो फंक्शन ग्रुप, ये रहा फंक्शन ग्रुप, तो आपने कहा अल्कोहल। और अब रेडिकल देख लो जो बचा है, तो आइसोप्रोपिल, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। अब देखो आपका नाम बन गया कॉमन नेम। ये देखो ये आप पढ़कर आए, ये कॉमन नेम आए। लेकिन अब जैसे ही कहते हो डेरिवेटिव नेम, तो जैसे आप डेरिवेटिव नेम बोलोगे राजस्थान रॉयल्स, यानी कि रूट अलग कर दो, तो रूट होता है फंक्शन ग्रुप विद अल्फा, ये माइनस हो गया और इसका नाम वहां से हमारे पास आ गया कार्बिनॉल। अब आप चेक करो बचा कौन, तो बचे दो मिथाइल, तो आपका नाम होगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। तो देखो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल कार्बिनॉल। अब आप चेक करके देखो व्युत्पन्न पत्ती कंप्लीट हो गई। अब आप किसी को भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। एग्जाम्पल में अभी और बढ़ाऊंगा, पहले ये कंप्लीट कर लो, एक रिवर्स गियर लगाएंगे अपन, फिर अपन एग्जाम्पल और बढ़ाएंगे। एक बार अपने आप को पक्का कर लो पहले। सर उसको आइसोकार्बिनॉल नहीं लिख सकते क्या? दिमाग लगाओ, अगर आपने आइसो बोला तो आइसो क्या कि कुछ आया तो नहीं, कार्बिनॉल तो अलग है और आइसो क्या रेडिकल का नाम तो है ही। रेडिकल कौन सा? क्योंकि आपने जैसे ही कार्बिनॉल को छुपाया आइसो बचा ही नहीं। देखो दिमाग लगाओ, दो मिथाइल बचे हैं, आप अल्कोहल को छुपाओगे तो आइसो दिखेगा। यही तो समझना नहीं। अगर आपने ये फंक्शन ग्रुप को छुपाया, देखो ये तो नाम बना आइसोप्रोपिल अल्कोहल। लेकिन अगर आपने कार्बिनॉल को छुपा दिया फिर तो दो मैथिल दिख रहे ना, तो देखो नाम में अंतर दिख गया। देखो आइसोप्रोपिल को अलग करोगे तो अल्कोहल दिखेगा, और अगर डाई मैथिल को अलग करोगे तो कार्बिनॉल दिखेगा। तो आप किसको छुपाते हो? अगर आपने फंक्शन ग्रुप को छुपाया तो अल्कोहल तो रेडिकल आपका दिख जाएगा, वो 3 कार्बन का आइसोप्रोपिल। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखो, चेक करो। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल चेंज करता हूँ, अब देखो चेक करके देखो। जैसे मैंने लिखा CH3 CH3 then CH then H and then O। पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो मैंने आपके लिखा, पेपर में ऐसा लिखा हुआ है।
CH3 CH CH3 CH2 एंड OH। अब आप देखो कॉमन नेम बनाना हो तो दिमाग लगाओ, R प्लस F, R की जगह R और F की जगह F लिखो। और जब व्युत्पन्न पत्ती या डेरिवेटिव नेम लगाना हो तो राजस्थान रॉयल्स, R का मतलब रेडिकल, R का मतलब ग्रुप। बस आपको फिल इन द ब्लैंक या रिक्त स्थान भरने के। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। अगर अपने को कॉमन नेम देना है तो फंक्शन ग्रुप को अलग कर दो। देखो ये अल्कोहल, अल्कोहल, ये आपका यहाँ पर अल्कोहल। अब चेक करो जो बच गया वो रेडिकल। अब ये बच गया रेडिकल। आइसोब्यूटाइल, बिल्कुल सही। तो आइसोब्यूटाइल। अब आप चेक करो ये जो नाम बना दैट इज कॉमन नेम, जिसमें दो ही चीजें आ रही हैं, रेडिकल और फंक्शन ग्रुप। अब अगर आपको व्युत्पन्न पत्ती बनानी है तो रूट, रूट का मतलब है ये रूट, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, इसका मतलब यहाँ आ गया कार्बिनॉल। अब चेक करो जो बच गया वो रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। परफेक्टली। अब आप चेक करो अगर कोई बच्चा मैथमेटिक लगाना चाहे इस पे तो देखो क्या मैथमेटिक है समझना। आइसोब्यूटाइल में 4 कार्बन, यस सर, अल्कोहल में 0, तो टोटल कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4, 4। वो अपन मैच कर दो, 4 होनी चाहिए देखो। और कार्बिनॉल में आप जानते हो 1 कार्बन, तो आइसोप्रोपिल में कितने? 3, तो सम टोटल कितना हुआ? 4। इसका मतलब आपके दोनों नाम सी। 4, 8। मैथमेटिकली चेक हो गया। देखा पेपर में यही टेक्निक आपको फास्ट और परफेक्ट कराएगी आंसर। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, दे दूं एग्जांपल? रेडी हैं अपन? यस सर, यस। तो एक बार चेक करते हैं अपन कितने एग्जांपल के लिए रेडी हैं, एक बार चेक कर लो। सर मिटा दी। ये हटा दो बेटा। नो सर, अच्छा, देखो मैंने आपको 3 कंपाउंड दिए हैं, इन तीनों कंपाउंड के डेरिवेटिव नेम आपको लिखने हैं। कोशिश शुरू कीजिए और अपने आप को फिक्स कर लो कि जब भी कोई डेरिवेटिव नेम या व्युत्पन्न नाम बोले, राजस्थान रॉयल्स, ये 2 शब्द पकड़ने बस। लेकिन दोनों का अर्थ आना चाहिए। पहले आर का मतलब रेडिकल, दूसरे आर का मतलब होता है पेरेंट यानी कि रूट। और अब चेक करके देखो इसके क्या नाम आप बनाने की कोशिश करो। मिटा दी। लिखने को नहीं, ऐसा नहीं। कार्बन CH3 CH2 C triple bond CH acetyl propane acetyl acetylene propanol acetyl no propyl acetyl isopropane
बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, बहुत ही इजी। वेरी गुड, शाबाश। तो ये वेरी गुड, ये राहुल साहू ने बहुत बढ़िया लिखा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। प्रॉपिल एसिटिलीन ट्राइमिथाइल कार्बिनोल एथिल, बिल्कुल सही। हाँ, वेरी गुड, डन, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल से नियम को फॉलो करो, कोई जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेटेड या दुर्गम या बहुत कठिन मत बनाओ किसी चीज को। बहुत सिंपल शब्दावली यूज करो, जैसे उसने बोला व्युत्पत्ति R प्लस R, बस दिमाग में ले आओ। और आपको ये पता होना चाहिए R का मतलब क्या है। अब सोचो, ये एल्काइन है और जैसे एल्काइन फैमिली बोले ये हिस्सा माइनस कर दो, इसका नाम आपको यहां मिलेगा इसका, और इसका नाम है एसिटीन। तो देखो इसके अंदर इतने हिस्से का नाम एसिटीन हो गया। तो अब जो बचा वो मूलक, तो 3 कार्बन के मूलक को आप पहचान पा रहे हैं, प्रोपाइल, बस नाम बन गया, जोड़ो, नाम बन गया प्रोपिल एसिटीन, बिल्कुल सही आंसर। कोई भी मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा है अल्कोहल फैमिली, और व्युत्पन्न पद्धति में फंक्शन ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन जनक, तो ये आपका ये वाला आर बन गया, और इसका नाम है कार्बिनॉल। और अब जो बच गए वो मूलक, देखो एक बच गया मैथिल, एक बच गया मैथिल और एक बच गया मैथिल, तो कितने मैथिल बच गए? ट्राइमिथाइल। बस ये देखो आपका नाम बन गया ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल तरीका लगाना है। अब देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फैमिली में क्रियात्मक समूह के साथ अल्फा कार्बन का हिस्सा जनक होता है ये, और इस जनक का नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। और अब देखो इसमें मूलक जो बच गया वो मूलक ये रहा, इथाइल। मूलक यहाँ पर आ गया इसके अंदर इथाइल। एथाइल। बस देखो नाम बन गया। अपनी प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए दो बार चला करो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कोई ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं, 4 ही एग्जांपल कर लो, लेकिन उसको 8 बार कैसे करेंगे? 4 बार फॉरवर्ड और 4 बार बैकवर्ड। अब सोचो, ये जो नाम मैंने आपको लिख के दिए ये सब हटाया हूं, अब सिर्फ नाम रहने दो। ये देखो, अब आप देखो सारे स्ट्रक्चर आप बना लोगे। जैसे अगले ने बोला एसिटीन, ये एसिटीन तैयार। जैसे अगले ने बोला कार्बिनॉल, ये कार्बिनॉल तैयार। जैसे बोला उसने एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड तैयार। अब आप चेक कर लो, आपको मूलक लगाने बस। अगला बोलता है प्रोपिल, ये 1 2 3 और ये H पूरी। वो कहता है ट्राइमिथाइल, यानी कि तीनों संयोजकता पर मिथाइल, ये ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। वो कहता है एथिल, तो किसी एक संयोजकता पर एक वैलेंसी पर इथाइल और बाकी पैक कर दो। ओके, अब बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो अब इसको चेक, अब इसको जो मैंने बोला इस बात को चेक करने के लिए मैं आपको 3 अब की बार नाम दे रहा हूं, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्वेश्चन भी इधर चेक करते हैं। सेम ठीक है। फिनाइल कार्बन का स्ट्रक्चर बना। अब की बार देखो, मैंने ये आपको एक नया नाम दे दिया, लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बता रखा, लेकिन आपकी समझदारी से आप ये स्ट्रक्चर खुद बना लोगे। देखो, तो ट्राई करके देखो, ये 3 नाम, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं।
क्या आंसर दिखाई दे रहा है? यस और नो? हो गया, सबने कहा डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चेक कर लेते हैं। देखो अपन यहाँ बोला कार्बिनॉल, कार्बिनॉल कहते ही समझ जाओ अल्कोहल फैमिली का अल्फा कार्बन वाला पैलेट, ये पैलेट है, ये कार्बिनॉल है। और कार्बिनॉल बनते ही इसमें किसी एक वैलेंसी पर आइसोब्यूटिल लगा दो, तो 3 वैलेंसी बची है, 1 2 3, किसी एक पे लगा दो तो आइसो, ये रहा आइसो, ब्यूटिल ये आपका ब्यूटिल, और ये जोड़ दो, ये सब, और बाकी वैलेंसी को पढ़ दो, बन गया। देखो नाम बन गया इसका आइसो ब्यूटिल कार्बिनॉल। नंबर गिनना चाहो तो गिन भी लो, आइसो ब्यूटिल में 4 होते हैं, कार्बिनॉल में 1 होते हैं, चेक करने के लिए 5 कार्बन होने चाहिए, जो दिखने चाहिए। ये चेक कर लोगे तो क्रॉस टैली होने से आंसर पता चल जाएगा। अब की बार कार्बिनॉल, कार्बिनॉल कहते ही समझ गए ये बनाना है, लेकिन कहते हैं विनाइल, तो आपको विनाइल रेडिकल पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और डैश, ये कनेक्ट कर दो इसको और वैलेंसी पैक कर दो। देखो ये बन गया विनाइल कार्बिनॉल। अब मैथमेटिकली चेक करना हो तो विनाइल में 2 होते हैं, कार्बिनॉल में 1 होते हैं, टोटल 3 होंगे। अब आप चेक करो एसिटिक एसिड, तो एसिड का फॉर्मूला आपको पता है ये होता है, और आप सीख चुके हो कि पेरेंट बनने के लिए फंक्शन ग्रुप से अल्फा जुड़ता है तब बनता है पेरेंट। ये बन गया एसिटिक एसिड। और अब इसके अंदर रेडिकल जोड़ना इथाइल, तो देखो किसी भी एक वैलेंसी पर ये इथाइल जोड़ दो। अब देखो इसका नाम बन गया इथाइल एसिटिक एसिड। अब बोली बेटा क्या डेरिवेटिव नेम समझ में आए कि नहीं? यस आ गए। कंप्लीट हो गए? तो Yes, अब sir. बताओ किसी को दिक्कत आएगी बेटा? नो सर। वेरी गुड, शाबाश। देखो ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ बेटा। पेपर में व्युत्पन्न पत्ती या डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर में इसका अच्छा यूज किया गया है। जैसे आप लिखते हो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, अब जैसे ये नाम खूब चलता है। अब ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसका स्ट्रक्चर बना लोगे। देखो बन गया सर। बस, तो इसका मतलब ये हमारे वहां काम आ जाएगा। और दूसरा, हम इसकी प्रैक्टिस क्यों कराते हैं, जिससे हम इनडायरेक्टली आपके रेडिकल पक्के करवा दें। अब आप देखो रेडिकल में इतने अच्छे हो गए हो आप कि मेरे प्रोपिल बोलते हैं, मेरे आइसोप्रोपिल बोलते हैं, मेरे आइसोब्यूटिल बोलते हैं, आपको वो स्ट्रक्चर फटाफट दिमाग में आ जाता है। पर हम उस लेवल पे ही लाना चाहते थे आपको। तो चलिए सब इससे बाहर निकले अपन। चलिए ये डेरिवेटिव सिस्टम अपना कंप्लीट। यस, अब देखो मैं आपको लेके जा रहा हूं एक बहुत ही विशेष पॉइंट पर, और उस विशेष पॉइंट का नाम है कॉमन नेम ऑफ हायर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। ये लीजिए बेटा, और इसका मतलब है उच्च वरीयता क्रियात्मक समूहों के यौगिकों का कॉमन नाम। अब आप देखो कॉमन नेम मूलकों पर तो करके आ चुके हो, लेकिन अब जो अपन कॉमन नेम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं थोड़े उच्च वरीयता वाले फंक्शन ग्रुप। या मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो अब तक जितने कॉमन नेम कर चुके हो उसके अलावा जो बचे उनको अपन यहां लेने जा रहे हैं। अब आपको वैसे अलावा बचे कौन से, तो पहले मैं आपको ये उच्च वरीयता वाले फंक्शन ग्रुप दिखाया था कौन कौन से। उच्च वरीयता वाला फंक्शन ग्रुप है आपका COOH। आप जानते हो इसको नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उच्च वरीयता वाला फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर एस्टर, ये हो गया आपका एस्टर। उच्च वरीयता वाला फंक्शन ग्रुप है आपका COOCO, या इसको अपन फोल्ड कर दें
तो ये हो जाएगा CO का होल ट्वाइस O, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। सबसे पहले तो हमें श्रेणियां पता होनी चाहिए बेटा, तो जिनको श्रेणियां नहीं पता हो श्रेणियां पक्की कर लो। एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एस्टर, ये एनहाइड्राइड, और ये लेने जा रहे हैं अपन, इसका नाम है एसिड क्लोराइड। CONH2, इसका नाम है एमाइड। ये आपका CHO, इसका नाम है एल्डिहाइड। अब आप एक बार चेक करके देखो, ये मैंने वो फंक्शन ग्रुप लिखे हैं जो उस कॉमन नेम में नहीं थे। उस कॉमन नेम में कौन कौन थे? अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ईथर, हैलाइड, क्लियर, अमीन्स, कीटोन, उनको छोड़कर जितने बच गए ये बड़े ग्रुप थे। इसका मतलब इनके कॉमन नेम का तरीका अलग है और उनके कॉमन नेम का तरीका अलग था। अब ये है उच्च वरीयता वाले क्रियात्मक समूह। लेकिन एक बात आपको खास बताऊं, दो ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं जो बैंगन होते हैं थाली के, यानी मीन्स वो यहां पर भी आते हैं और वहां पर भी आते हैं। और वो दो कौन से थे? वो दो थे आपके CN का साइनाइड और NC का आइसोसाइनाइड। आप नोट करके देखो, ये हमने वहां पर भी कॉमन नेम में लिए थे और यहां पर भी कॉमन नेम में लेंगे। तो इस वाले सिस्टम के अंदर ये टोटल आपके 8 फंक्शन ग्रुप हैं। ये देखो, तो आज के बाद इनका कॉमन नेम का तरीका थोड़ा अलग होगा, तो अच्छी तरह से इसको नोट कर दीजिए। आज हम इनके कॉमन नेम बनाना सीखेंगे। तो चेक कर लेना, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड श्रेणी। ये श्रेणी का नाम होता है बेटा, इस क्रियात्मक समूह का ये नाम है श्रेणी का, और इस श्रेणी का नाम है एस्टर। इस श्रेणी को बोलते हैं एनहाइड्राइड, और इस क्रियात्मक समूह की श्रेणी का नाम है एसिड क्लोराइड। इस CONH2 को नाम दिया जाएगा एमाइड श्रेणी, और ये कहलाएगी एल्डिहाइड श्रेणी, और ये कहलाएगा साइनाइड, और ये कहलाएगा आइसोसाइनाइड। अब आपको बताता हूं कि इनको नाम देने का तरीका कैसे निकला। इनके नाम देने के लिए हमको जाना पड़ा प्रकृति के अंदर, हमें जाना पड़ा नेचर के अंदर। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। हमें नेचर से कुछ पादपों ने, कुछ जंतुओं ने अपने अंदर छुपे हुए कार्बनिक यौगिक दिए, और जब हमने उन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या गिनी, तो हमने उस जंतु, उस पादप के नाम के आधार पर वो नंबर डेवलप कर दिया। आप कहोगे सर कैसे? मैं बताता हूं, देखो आपको जैसे आपने नाम सुना है फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली फॉर्मिक एसिड आप सब जानते हो, लाल चींटियों के अंदर, ततैयों के अंदर या मधुमक्खी के अंदर होता है। तो मधुमक्खी या चींटियां जिनमें ये फॉर्मिक एसिड पाया गया, और जब हमने उसको बाहर निकालकर उसके कार्बन गिने तो एक ही कार्बन मिला। तो हमने क्या किया, हमें लाल चींटियों से मिला, तो लाल चींटियों को हम बोलते हैं फॉर्मिका या फॉर्मिकस। तो हमने वहां से एक शब्द उठा लिया फॉर्म। तो आज के बाद जब जब हमें इन पूरे में एक ही कार्बन मिलेगा तो हम उसके आगे फॉर्म चिपका देंगे। इसका मतलब हमें नेचर से एक कार्बन का मतलब या उसका अर्थ मिल गया फॉर्म। तो आज के बाद जिन जिन यौगिकों में फॉर्म लिखेंगे हम समझ जाएंगे वो एक एक कार्बन के ही हैं। इसी तरह से सिरका, विनेगर, इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं एसिटम। तो हमने एसिटम को नेचर से उठाया, तो एसिटम में 2 कार्बन दिखे, तो हमने 2 कार्बन का नाम एसिड रख दिया। तो आज के बाद किसी भी नाम के आगे एसिड लिखा हो, चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे एसिटल्डिहाइड हो, चाहे एसिटामाइड हो, तो हम समझ जाएंगे वो 2 ही कार्बन का। जैसे वहां तो मूलक को तो कहते थे इथाइल, यहाँ इथाइल नहीं चलेगा,
या प्रकृति ने हमें जो नंबर दिए वो लेने पड़ेंगे हमें। इस कॉमन नेम की यही विशेषता है। अब हमें 4 कार्बन कहीं मिल गए मान लो, तो कहाँ मिले? हमें मक्खन में मिले। मक्खन के अंदर 4 कार्बन का हमें यौगिक मिला, उसका नाम था ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि ब्यूटायर होता है बटर। तो हमें मक्खन या बटर से मिला, तो हमने इसका नाम रख दिया ब्यूटायर। तो सोचो आज के बाद किसी भी यौगिक में ब्यूटायर लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे वो 4 कार्बन को दिखा, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, जैसे ब्यूटायरल्डिहाइड, जैसे ब्यूटायरामाइड। तो मेरी बात अगर आप समझ गए हो तो कॉमन नेम के अंदर कार्बन की संख्या प्रकृति से निकलेगी। अब वो क्या क्या संख्या है वो मैं आपको लिस्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए साहब हेडिंग चेंज करते हैं अपन। चलिए सर, तो आज हम करने जा रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए हमें 2 बातें चाहिए रहेगी अब इस श्रेणी में। क्या क्या चाहिए रहेगा? एक तो हमें मिलेगा कार्बन की संख्या, जो मिलेगी हमें प्रकृति यानी कि नेचर से, प्लस ये लगाएंगे अपन इसमें अनुलग्न। तो नंबर तो मिलेगा हमें प्रकृति से और अनुलग्न मिलेगा हमें क्रियात्मक समूह से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर लिस्ट करता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर CH3COOH। अब इस यौगिक में कार्बन की संख्या है 2, तो 2 जैसा मैंने अभी आपको समझाया था एसिड, ये शब्द हमने प्रकृति से उठा लिया। लिस्ट बनाऊंगा अभी मैं, केवल एक सैंपल दिखा रहा हूं। और क्रियात्मक समूह है एसिड, तो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है इक एसिड। अब आप चेक करके देखो, ये रही कार्बन की संख्या प्रकृति से और इक एसिड हमारा अनुलग्न। यानी आज हम ये भी काम करने जा रहे हैं और ये वाला काम भी करने जा रहे हैं। यानी मैं आज आपको 2 चीजें सिखाने जा रहा हूं। प्रकृति से कौन कौन से कार्बन के नंबर मिले उनकी लिस्ट, और हमारे क्रियात्मक समूह जो मैंने 8 दिखाए उनके अनुलग्न क्या क्या है। तो देखो मैं लिस्ट शुरू करता हूं, ये तो एक सैंपल था। अब देखो मैं लिस्ट शुरू करता हूं। सबसे पहले कार्बन की संख्या। सर एक बार इंग्लिश में भी समझाइए ना। इंग्लिश में समझाता हूं बेटा। मैंने आपसे कहा है कि आज के बाद कोई कॉमन नेम देना हो तो वो कॉमन नेम इस हायर फंक्शन ग्रुप का 2 पर बेस्ड होगा। नंबर ऑफ कार्बन विच आर ओरिजिनेटेड या ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो नेचर से हमें कार्बन के नंबर मिलेंगे, वो मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको। और फंक्शन ग्रुप का जो सफिक्स है अनुलग्न टेल, वो टेल हमने एक लिस्ट और बनेगी। तो इसका मतलब आज के बाद कॉमन नेम जब हायर फंक्शन ग्रुप के करोगे तो आपको 2 चीजें जोड़नी पड़ेंगी। अब वो 2 चीजें ये होंगी। तो आज मैं आपको पहले नंबर की चीज सिखा रहा हूं, कार्बन की संख्या। तो देखो कैसे, आज के बाद अगर आप एक कार्बन किसी कंपाउंड में देखते हो तो इसके लिए आपको कार्बन की संख्या को बोलना पड़ेगा फॉर्म। अब पॉइंट आते हैं, फॉर्म आया कहां से? तो ये है इसका ओरिजिन, इसका प्राप्ति स्थल। तो ये हमें प्राप्त हुआ कहां से? फॉर्मिकस से या फॉर्मिका से, जिसका मतलब होता था लाल चींटियां, रेड एंड्स। ये देखो, तो जब हमने फॉर्मिका यानी लाल चींटियों का सत निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिला? उसमें से ये कंपाउंड मिला। और इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? देखो एक। हमने एक कार्बन का नाम उधार ले लिया, फॉर्म। अब आज के बाद जिन जिन यौगिकों में एक कार्बन मिलता चला जाएगा, हम उसमें फॉर्म 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 नाम जोड़ते चले जाएंगे। कैसे बताऊंगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। अगर किसी में 2 कार्बन दिखें तो उसके लिए शब्द बनता है एसिड। अब ये एसिड हमें नेचर से कैसे मिला? क्योंकि ध्यान रखना, हमें जंतु और पादपों से नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब एसिड का मतलब होता है आपका एसीटम। एसीटम का मतलब होता है सिरका। एसीटम का मतलब होता है विनेगर। तो जब हमने सिरके को खोला, सिरके के अंदर घुसे, तो सिरके में हमको ये कंपाउंड मिला, ये वाला कंपाउंड। और इस कंपाउंड के कार्बन के 2
हमने दो शब्द का नाम इसको दे दिया। तो आज के बाद जब जब आप एसिड बोलोगे समझ जाना वो दो कार्बन का कंपाउंड है, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे एसिटल्डिहाइड, जैसे एसिटामाइड, जैसे एसीटेट। तो जहां जहां मैं आज के बाद एसिड बोलूंगा वो दो कार्बन के लिए फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से तीन कार्बन का नाम होता है प्रोपियोन। ये आ गया तीन कार्बन का प्रोपियोन। अब ये प्रोपियोन कैसे बना? प्रोपियोन का मतलब होता है फैट। इस प्रोपियोन का मतलब होता है फैट यानी कि वसा। तो हमें सबसे पहला जो फैटी एसिड मिला वो तीन कार्बन का था, CH3 CH2 COOH। तो हमने जब वसा में घुसे हुए इस यौगिक को देखा या कंपाउंड को, तो हमने उसके तीन कार्बन को ये नाम दे दिया। तो देखो एक के लिए फिक्स हो गया फॉर्म, दो के लिए फिक्स हो गया एसिड, तीन के लिए फिक्स हो गया प्रोपियोन। तो सोचो कार्बन चार के लिए शब्द बना ब्यूटाइल। ये चार के लिए शब्द आ गया ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल शब्द कहां से बना? ब्यूटाइल शब्द बना है ब्यूटाइरम से। ब्यूटाइरम शब्द का मतलब होता है बटर यानी कि मक्खन। तो जब हमने सड़ते हुए मक्खन, जो कि सड़ता हुआ मक्खन खट्टा हो जाता है, तो सड़ते हुए मक्खन को जब हमने खोला तो उसमें से निकला 4 कार्बन का एसिड। तो हमने प्रकृति से ये 4 कार्बन ले लिए, इन चारों को ये नाम दे दिया। तो आज का आपका काम क्या है? सुन ले बेटा, आज आपको छोटा सा काम करना है, आधा अधूरा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। क्लियर? मैं आपको 5 और 6 भी देता हूँ लिस्ट में, ताकि आप याद कर दो भी कल तक, तो अपने को फायदा हो जाएगा। ये देखो, ये 5 कार्बन को बोलते हैं वेलर। ये शब्द निकला है बॉटनी से, क्योंकि वेलर नाम का एक पादप होता है, उसकी जड़ों से निकला है। तो ये प्राप्त हुआ हमें वेलेरियन रूट से, जड़ों से। तो इस निकले सर 5 कार्बन थे। सर थोड़ा सा नीचे लिखे ना, दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख गया? दिखा? सर हल्का सा और। अच्छा, अब आ गया? सर सबसे नीचे वाला जो ब्यूटायरिन क्या लिखे हैं? ब्यूटायर। देखो ये ब्यूटायर था। ज्यादा नीचे हो गया। अरे सर ज्यादा ब्यूटायर दिखा रहा हूं। के बाद अरे यार। ये वेलर हो गया। बस ये वेलर हो गया। हाँ। अब आप देखो 5 कार्बन जड़ों से निकला, तो उसके अंदर 5 कार्बन थे। तो आज के बाद जब जब किसी यौगिक में वेलर बोलोगे, चाहे वेलरिक एसिड, चाहे वेलरिडिहाइड, चाहे वेलेरामाइड, तो समझ जाना वो 5 कार्बन का यौगिक है। और लास्ट में एक और जोड़ देता हूं मैं, 6 कार्बन को बोलते हैं कैपर। ये कैपर शब्द का मतलब होता है बकरी, यानी कि गोट, यानी बकरी। बकरी को कैपर बोलते हैं बेटा। तो उसके मांस में, उसके दूध में 6 कार्बन का एसिड मिला, तो 6 कार्बन के एसिड को कैपर उसकी बकरी के बेस पे बोलते हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या है, नोट कर ले। मुझे ये नेक्स्ट टर्न पर 6 नाम, 1 कार्बन का फॉर्म, 2 कार्बन का एसिड, 3 का प्रोपियोन, 4 का ब्यूटाइल, 5 का वेलर और 6 का कैपर फिक्स करना, ताकि हम नेक्स्ट टर्न पर इसको और आगे बढ़ाकर अच्छे वाले कॉमन नेम कर सके, ताकि आप नामकरण में कहीं कोई फंसो नहीं। बस, तो क्या मैं होप करूं कर पाएंगे अपन? यस सर। आज के लिए इतना ही करता हूं मैं। गुड नाइट सर। ये वेलर के बाद क्या लिखा है, किससे मिलता है? कैपर का मतलब होता है बकरी, गोट। नहीं सर, उसके ऊपर वेलर के बाद वेलेरियन रूट, यानी वेलर पादप की जड़ें।
वेलेरियन प्लांट होता है, उसकी रूट्स। ये और कोई दिक्कत? चलिए तो ओके डियर्स एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड संडे को खूब पढ़ाई करना, एंजॉय night, करना। sir. नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे बेटा अपन, क्लियर? यस सर संडे क्लास नहीं लगेगा सर? संडे को नहीं बेटा, संडे को नहीं, एक दिन तो हमको आराम करने दो यार। चलो मंडे को मिलेंगे बेटा ना। ओके, सर टेस्ट होगा तब। अभी तो मैं आपको इसके क्वेश्चन बैंक दे दूंगा सर को, सर आपको ट्रांसफर कर देंगे, तो वो पीडीएफ के अंदर आप चेक करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ना। ओके सर। हाँ ओके डियर। यार बायो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा लग रहा है। बायो से सब है यार। फोकट का मैथ्स के नाम 4 पे बजे इतना अटेंड कर लेना। हाँ वही सोच रहा हूँ। बायो में भी आ जाओ तुम लोग, सब जेई वाले हो तुम लोग? सबका मैं ही लग रहा हूँ जेई वाला हूँ। नीट अच्छा, तू ही है। ठीक ठीक है, बंद कर दिया। कौन कौन हो यहाँ पे? सुनो ना प्लीज एक सेकेंड, आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? है नहीं है। नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है बोलेंगे यार। मेरे को व्हाट्सएप पे ऐड होना है, अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आती है या कोई नोट्स आते हैं तो मुझे भी चाहिए, इसलिए पूछ रही थी। चैट बॉक्स में जल्दी से नंबर लिख दो क्योंकि हटने वाला है। मैं स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर देता हूँ। ओके। भाई मेरे को भी कर देना ना। अरे तो चैट बॉक्स में नंबर लिख दे भाई। हाँ ये ले। हाँ अच्छा विथ सुनो तो, नेम ना। अच्छा सुनो, ना 6 नेम तो दिखाता ही है। कोई बता सकता है क्या? मेरा छूट गया। 6 में क्या पर? अच्छा प्लीज ऐड कर देना मुझे। हाँ एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ किससे मिलता है? अच्छा बकरी। बकरी गोट। बकरी। अरे यार तुम्हें सोचा भी था बकरी का नाम बकरा। कैपर भी मिलेगा। ठीक है भाई, ऐड कर देना ना। हाँ 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 एकदम तो टेंशन फ्री रहे, मस्त से सो। मैं कर देता हूँ। सोने का थोड़ी ना, फिजिक्स भी पढ़ना है। कोरोना हो गया। घर बंद कर दो।